प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया निशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से आज हमें ज्वाइन कर लिया है अपने चाइना के दौरे के बाद रऊफ क्लास्टर ने। वेलकम बैक रऊफ क्लास्टर साहब। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम लोग। नाजरीन, कराची रोशनियों का शहर था, लेकिन अब कराची का नाम जहन में आते ही फायरिंग, तशद्दुद और अगवा के वाकयात आंखों के सामने आने लगते हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब किसी घर से जनाजा ना उठता हो। कल ही की अगर सिर्फ बात की जाए तो कल के दिन में ही फायरिंग और तशद्दुद के वाकयात में 16 अफराद जाँ बहक हो गए। शहर कराची की रोशनी आखिर क्यों मान पड़ती जा रही है? क्यों यहाँ के हालात ठीक करने के लिए कोई हिकमत अमली आखिरकार इख्तियार नहीं की जा रही? कराची के शहरियों का आखिर कसूर क्या है? कराची से एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करते चलेंगे। वहां पर मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 2 खवातीन जाम बहक और 7 वहां पर खवातीन जख्मी हो गई। भूख का आलम देखिए कि अब इसे मिटाने के लोगों को अपनी जानों से भी हाथ धोना पड़ने लगे हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में एबटाबाद कमीशन ने जिम्मेदारों का तयन करते हुए हुकूमत से कहा है कि कार्रवाई करना हुकूमत का काम है। किन जिम्मेदारों का तयन किया गया है, ये खबर आज आपसे शेयर करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि मिस्र में कल फौज ने मोहम्मद मुर्सी के हामियों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 53 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी तरफ अखबारुल मुस्लिमून ने फौज की जानिब से हामियों पर मुसलसल ताकत के इस्तेमाल के बाद फौज के खिलाफ ऐलान बगावत कर दिया है। आखिर फौज ने अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल क्यों किया? क्या लोगों के एहतजाज पर टैंकों से कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है? जमहूरियत का हामी अमरीका और बैनुल अक़वामी बिरादरी आखिर इस खून रेजी पर खामोश क्यों है? क्या ये दूसरा शाम बनने जा रहा है? इन खबरों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले खबरें लेंगे कायल साहब और क्लासा साहब से। जी कायल साहब। शाजिया, एक तो इसाक डार साहब का बड़ा बयान आया अच्छा, जिसमें उन्होंने कहा कि पावर्टी टॉप एजेंडा है उनका। ये वो गुफ्तगू कर रहे थे, एक PPAF एक इदारा है, पाकिस्तान पावर्टी एलिविएशन फंड के नाम से, उनकी एक तकरीब थी। तो इस पे हम बात करेंगे और फिर इन इदारों की परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे और फिर ये भी देखेंगे माइक्रो फाइनेंस की वहाँ पे बात हुई और सोशल सेक्टर की बात हुई। मैं इस खबर को जोड़ के देखूंगा। एक तो बयान वफाकी वजीर बराए खजाना इसाक डार साहब का है, एक बयान कादिर बलोच साहब का भी आया है सोशल सेक्टर और सोशल स्पेंडिंग के हवाले से। इन दोनों बयान को हम सामने रखेंगे कि और क्या हकीकत बनती है, और फिर इसके साथ ही हम रिपोर्ट जोड़ देंगे। एक जो बच्चों की गुर्बत की बात आई और एक और रिपोर्ट भी आई है कि हमारे यहाँ गुर्बत अभी मेजर करने का कोई सही तरीका ही नहीं हम अभी वजह कर सके। हमें पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ कितने गरीब हैं। 2008 से लेके अब तक अब गुर्बत के बारे में सरकार बता ही नहीं रही कि कितने। ये इस पर बात करेंगे। और आखिर में स्नोडन की स्टोरी जो है एक नया टर्न ले रही है। उसने दरख्वास्त भेज दी है वेनेजुएला को भी और इससे पहले निकारागुआ में भी, और अब उसकी दरख्वास्त की वसूली की रसीद दे दी है हमारा जो सदर है निकोलस मदोरो। वो कहानी किस तरफ जा रही है, इस पे बात करेंगे। ठीक है, क्लासा साहब के पास चलते हैं। वेलकम बैक क्लासा साहब। देखने वाले तो आपको मिस करते ही थे, मैं और कायल साहब भी आपको प्रोग्राम में बहुत ज्यादा मिस करते थे। क्या लेके आए आज हम हमारे लिए? बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू वेरी मच। मैं भी सेम 2-3 माह से एक रूटीन सी बन गई थी, मैंने भी सारी चीज़ें वहाँ पे मिस की हैं। तो आज जो 2-4 एक तो आपने बहुत सारी अच्छी खबरें बताई हैं, 2 एक मेरा ख्याल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। एक जो नवाज शरीफ साहब ने चीन में जब हम सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, उन्होंने पाकिस्तान की ड्रोन पे जो पॉलिसी है 10 साल से एक पॉलिसी चल रही थी, उससे डिपार्चर का इंडिकेशन दिया है। और उन्होंने वहाँ पे ये कहा है कि ड्रोन हमले रुकवाने से पहले हमें अपने घर को भी ये क्लीन करना पड़ेगा या हमें अपनी मदद आप करनी पड़ेगी, जो एग्जैक्ट उन्होंने अल्फाज कहे थे। तो इसका भी बैकग्राउंड बताएंगे कि ये 10-12 साल बाद जो हुकूमती पॉलिसी में एक तरह की शिफ्ट आ रही है, तो इससे क्या अच्छे और क्या बुरे नतीजे निकल सकते हैं। और प्लस एक फॉलोअप स्टोरी है जो आज भी डेवलप हो रही है। तोकीर सादिक साहब आखिरकार दुबई से वापस आ रहे हैं, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी और कौन कौन से लोग इसमें मुलविस हो सकते हैं? वो तो पकड़े ही गए हैं, तो उनके साथ और मजीद कौन से लोग पकड़े जा सकते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन क्लासा साहब सबसे पहले हम कराची की सूरत हाल पर बात करते हैं। जैसा कि मैंने जब ओपनिंग करी थी तो बताया कि शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब किसी घर से जनाजा ना उठता हो, किसी को अगवा ना किया जाता हो, कहीं फायरिंग ना की जाती हो। बहुत ही अफसोसनाक हालात होते जा रहे हैं कराची के। क्या किसी की नज़र नहीं है कराची की? क्या कोई अपनी नज़रों को ओझल रखना चाहता है जानबूझकर? संजीदगी नहीं दिखाई जा रही? कैसे इसका हल तलाश किया जाए? शाजिया, ये जो एक तरह की लैक ऑफ सीरियसनेस है, ये तो मैं पीपल्स पार्टी के दौर में नज़र आती रही है। अब ये मसला वही होने वाला है जो मुझे नज़र आ रहा है। जैसे हमने ये देखा कि
मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पंजाब में ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी या उनकी पार्टी की हुकूमत थी, तो जितने भी अच्छे बुरे काम हो रहे थे वो सारे सेंटर के खाते में जा रहे थे। बल्कि बुरे काम तो ये सेंटर के खाते में जा रहे थे, अच्छे काम थे वो सूबे के खाते में डाल रहे थे कि पंजाब में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। सेम अब रिपीट होने वाला है कि जितने भी बुरे काम पाकिस्तान में होंगे, चाहे वो बलूचिस्तान में हों, चाहे वो कराची में हो, सिंध में हो, जहाँ पे इनकी हुकूमत भी नहीं है नवाज लीग की, आप देखेंगे वो भी सारी बुराइयां अल्टीमेटली ये आके ये नवाज लीग के गले में पड़ेंगी। और इनके लिए मेरा ख्याल अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये ना वहाँ पे इंटरफेयर कर सकते हैं। और चौधरी निसार अली खान ने 2-3 दफ़ा बड़ा वाज़ेह तौर पर कौमी असम्बली में कहा है कि हमारी हुकूमत, मरकज़ की हुकूमत उनको एडवाइस कर सकती है, उनकी आप कैसे हेल्प कर सकती है, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सकती है, उनको कुछ सीक्रेट एजेंसी से हेल्प चाहिए वो दे सकती है, लॉ एनफोर्समेंट की दे सकती है। तो बाकी एग्जीक्यूशन तो उन्होंने खुद करने। सो वो आप कह सकते हैं कराची में बैलेंस जितना बढ़ता जाएगा लोग भूलते जाएंगे कि ये वहां पे तो किसकी जिम्मेदारी है। लोग यही कहेंगे सूबाई लेवल पर कह सकते हैं वो संजीदा नहीं है, ज्यादा है। ये मैं ये समझूंगा कि पीपल्स पार्टी को हमें इस पर स्पेस नहीं देनी चाहिए, इन्हें ब्लेम शेयर करना चाहिए कि नवाज लीग की या यहाँ पे जो हुकूमत है मरकज़ की हुकूमत का बहुत कम कंट्रोल है। या तो ये जाके वहाँ पे गवर्नर राय लगा दें, एक ऑप्शन तो ये है कि गवर्नर राय लगा लें, अपनी मर्जी का गवर्नर लें और फिर 6 महीने साल के लिए जो भी क्लीन इन्होंने करना वहाँ पे करें। और जो मेरा नहीं ख्याल जमहूरी कुव्वतों के लिए ये कोई डिजायरेबल ऑप्शन होगा और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लेकिन जब लोग मर रहे हैं, जब आपके सामने सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और 3 महीने में 2 महीने होने वाले हैं, अब तक हमें कोई स्ट्रेटजी कराची के हवाले से कम मैंने तो नहीं देखी कोई चेंज आने वाली हो। वो कहते हैं लुक बिजी डू नथिंग वाला काम हो रहा है कि लगता है कि वहाँ रहमान मलिक साहब बैठे हुए हैं, सदर साहब इजलास बुला रहे हैं, तो एमक्यूएम के कोई दोस्त बैठे हुए हैं, बाकी बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल पिछले 5 साल वाली एक्सरसाइज रिपीट हो रही है। काजी साहब आपको भी लगता है? शाजिया बात ये है, वो जब कहते हैं ना छत अचानक गिर गई, अचानक नहीं गिरती, छत गिरना शुरू हो जाती है जिस दिन पंजाबी में कहते हैं ना 2 नंबर मिसाला लगा देते हैं आप कराची के मैंडेट को फाड़ने की कोशिश में से आज यहाँ तक ले आए हैं और आपका कराची इनसोल्यूबल लगता है आप इसका कि मसाइल का कोई हल नहीं है। बिल्कुल ऐसे है जैसे पानी ठहर जाए तो सतह आप पे सारी गंदगी, वो लिफाफे वो आ जाते हैं ना, वक्त ठहरा हुआ है, सियासत भी वहाँ पे रुकी हुई है। और वहाँ पे एक जो और ये कहते हैं ना संजीदा ये बड़े संजीदा हैं माल बनाने में, पैसे बनाने में। इस क्राइसिस के कुछ लोग बेनिफिशरी हैं, हर क्राइसिस के कुछ लोग बेनिफिशरी होते हैं। क्राइसिस की मौजूदगी उनके फवायद को जो है वो यकीनी बनाती है। इसमें लोग हैं, कुछ हैं, लोगों के घर से जनाजे उठ रहे हैं, लोगों को अगवा किया क्या हुआ, उनके घर में जनाजे उठ रहे हैं, हमारे घर में माल आ रहा है, पैसे। अब पैसों की बात तो खैर बहुत उसकी डायमेंशन खुलती जा रही है ना कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स और ये जो सारे खेल हो रहा है, अभी और भी बातें आने वाले दिनों में खुलेंगी। मुझे लगता है कि कराची को उसके मैंडेट से महरूम करने की कोशिशें पिछले 20-30 साल से जो शुरू में की गई थी, आज वो इस नुक्ते पे उसको ले आई हैं। और मैं फिर ये नहीं कहता कि हमें बहुत ही पेसिमिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि तारीख जो है वो कभी रुकती नहीं है, बांझ नहीं होती, ऐसे पीरियड्स आते रहते हैं। जब तक कराची के अवाम अपने खुद जाग के खुद जो है वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा बन के उठते नहीं हैं, इनको कोई आजाद नहीं करेगा। एफसीबी देख ली हमने क्या जी, वो रेंजर भी आ गई है, पुलिस भी आ गई है, रोज बयानात हैं, अब एक और एपीसी आने वाली है, एपीसी कराते जा रहे हैं। जब तक लोग अपने मसाइल के लिए खुद नहीं उठेंगे। काई साहब भी कह रहे हैं कि लोगों को खुद उठने, आखिर लोग किस पर एतमाद करें? क्या लोगों को अपनी आवाज? देखो मैं एक बात ऐड कर दूं, देखो उन्होंने इमरान खान के पीछे जाने की जो थोड़ी सी कोशिश की थी, तो इससे आपको वो कितने गए कितने नहीं गए मैं इस पर बात नहीं करता। पीपल आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ लीडरशिप जिस पे वो एतमाद कर सकें, वो ऐसी लीडरशिप। ये पूरी दुनिया का क्राइसिस, आज का सारा क्राइसिस सिमट कर लीडरशिप पे आ गया है कि लीडरशिप लीड करने को तैयार नहीं है। लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं वो और कहानियां सुना रही है, कभी एपीसी करा रही है, कभी पता नहीं क्या करा रही है। लोग जो हैं वो आटे के लिए मर रहे हैं, जैसे अभी आपने बात की। इस पर क्लासेस आपका भी टेक लेते हैं प्रोग्राम में, वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हम बात करें कराची के हालात में, सिर्फ कल ही के दिन में 16 अफराद जाँ बहक हुए कराची में, फायरिंग से, तशद्दुद से, अगवा से, और कहीं लाशें मिली लोगों की। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे साद बुखारी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। साद बुखारी, हम बता रहे हैं कि 16 अफराद कल जान की बाजी हार गए। क्या ये आम लोग होते हैं, राह चलते चलते किसी को भी फायरिंग करके मार दिया जाता है या टारगेट किया जाता है? आम लोग थे, किसी जमात से ताल्लुक था, कौन लोग थे जो मरे हैं कल?
जी, ये जो हलाकतें गुज़िश्ता रोज हुई हैं इनमें भी, और जो सिलसिला कराची में जारी है उसमें सियासी जमातों के कारकुनान भी हैं, और कुछ मकामात पर जब हमारी पुलिस से बात होती है तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो एक सिलसिला टारगेट किलिंग का शुरू हुआ है इसमें दुश्मनियां भी निकाली जा रही हैं। सियासी जमातों का बड़ा हिस्सा इसमें मौजूद है। ज्यादातर कारकुनान जो है उनका ताल्लुक किसी न किसी सियासी जमात से होता है। गुज़िश्ता रोज मुत्तहिदा अक़वाम मूवमेंट की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें ये कहा गया कि खुसूसन टारगेट किया जा रहा है एमक्यूएम के कारकुनान को। पुलिस की जानिब से अगर इस पे बात की जाए तो उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि टारगेट किलिंग है, खासतौर पर टारगेट करके इन अफराद को निशाना बनाया गया। 16 अफराद थे जो गुज़िश्ता रोज निशाना बनाया गया। फिर आज भी रात गए एक शख्स की लाश मिली मुशर्रफ कॉलोनी से। ये सिलसिला ताहाल जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। जैसे रात गए कई वाकया बताए हम, सोराब गोट पर रेंजर्स की चौकी के करीब ही नामालूम अफराद दस्ती बम फेंक कर फरार हो गए, जिसके बाद रेंजर्स की जानिब से कोई मजामत नहीं की गई। करीब मौजूद पुलिस की मोबाइल ने हवाई फायरिंग की, ताहम मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए और कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। अच्छा, ये बताइए साथ ये बताइए, ये तो आपने सारा मंजर खींच दिया। कल एक और बड़ी ये अभी शाजिया कह रही थी दर्दनाक खबर है, ये तो उनकी हालत है। आम आदमी की हालत यह है कि आटे का ट्रक आया और हजारों लोग इकट्ठे हो गए, 2 औरतें मर गई। आम आदमी पिस रहा है, गुर्बत बढ़ रही है। क्या इंडिकेट करता है ये वाकया? जी देखें, गुर्बत और महंगाई को इंडिकेट करता है वाज़े तौर पर। ये वाकया 3 साल कबल भी जोड़िया बाजार में वाकया पेश आया था। ऐसे ही राशन की तकसीम के दौरान 18 खवातीन जान से गई थी। अब एक मरतबा फिर गुज़िश्ता रोज गुलशन इकबाल में ये वाकया पेश आया। यूटिलिटी स्टोर्स की अगर बात की जाए, जहां दावे किए जाते हैं कि आवाम को सस्ता राशन मिलेगा, वहां पर अगर जाएं तो सामान ही नहीं मिलता है। लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं और जब गरीबों की बारी आती है तवील कतारों के बाद तो ये कह दिया जाता है कि सामान खत्म हो गया है, पीछे से स्टॉक नहीं आ पा रहा है। जब ये सूरत हाल होगी कि लोगों को अपना पेट पालने के लिए जो चीज दरकार है वही नहीं मिल पाएंगी, बुनियादी सहूलियात नहीं मिल पाएंगी, तो ये सूरत हाल पैदा होना कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसपे बहुत हैरान कुन बात हो। कल भी यही हुआ जब आटे की तकसीम हो रही थी, खवातीन खास तौर पर आपस में गुत्तम गुत्ता हो गई इस खदशे के पेश नजर कि कहीं यूटिलिटी स्टोर की तरह यहाँ भी राशन खत्म ना हो जाए और उनको ना मिल सके। इससे वाज़े होता है कि उनके घरों में बच्चे भूखे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो फाका की जिंदगी गुजार रहे हैं और कराची की सूरत हाल पूरे पाकिस्तान की ये सूरत हाल है तकरीबन। जी, मैं एक चाह रहा था क्लासरा साहब से, क्लासरा साहब ये बताइए कि ऊपर तो ये खेल आप नजर आ रहा है आपको, करोड़ों के भक्तों का लड़ाई मौत, जाहिर है कब्जे की लड़ाई, नीचे पलती हुई गुर्बत, ये क्या है मंजर? इस पे कमेंट तो करें। आपने अगर ये कई सब जो फुटेज चल रही थी, मैंने तो पहली दफा देखी है जो हमारे इसके साथ बुखारी की गुफ्तगू के साथ चल रही है, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। आप अगर ये नोट करें जिस तबके से खवातीन हैं, ये खुदा न खासा कोई बैगर्स नहीं है। अब नोट करें, इनके फेसेस नोट करें, इनके कपड़े नोट करें, ये मुझे एक किसी बेहतर ये क्लास में से लगी। मतलब ये तो नहीं कह सकते उसमें कि लोअर से कोई ऊपर वाला तबका है जिसको आप कहेंगे कि ये वो मेरा ख्याल शुरफा हैं जो मुझे उनके फेसेस से नजर आ रहा है, जो मेरे एक बॉडी लैंग्वेज में उनकी देख रहा हूँ। ये कामनर लोग नहीं है, ये बिल्कुल गरीब और ये पिसे लोग नहीं है। वो इस हालात में पहुंच चुके हैं कि अब जाके फ्री अगर आटा मिला उसकी लाइन में लगे, मेरे लिए ये ज्यादा। आप एक बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं, आप बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास एलिमिनेट होगी, अब ये 2 ही क्लास, एक बफर होती थी बीच में से, वो से गायब हो रही है, वो खत्म। ये देख लें आप, दोबारा उसको देखें, वीडियो देखें, जरा देखें ये कौन लोग हैं, आपको ये नजर आ जाएगा कि ये आम फकीर लोग नहीं है, राह चलते जो भीख मांगने चले, लाइन लगी हुई हम भी कुछ फ्री में खा लेंगे। नो, ये बड़े आपको लगेंगे कि ये बेहतर लोग थे। अचानक इनका कोई इनके साथ क्राइसिस हुए हैं, सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं, और पर्टिकुलरली औरतें गई हैं वहाँ पे, घरों पे ये निकली आटा लेने के लिए। और मेरा ख्याल है कराची के लोगों के लिए भी बहुत सारा हुकूमत तो कर सकती है, नहीं कर सकती, वो सीरियसनेस तो हम देख रहे हैं वो नहीं है। कराची बहुत बड़ा शहर है और जो वहाँ के लोग हैं उन्हें कुछ इस तरह का सिलसिला मेरा ख्याल है आगे बढ़ के फंड कैम करना चाहिए, या जितना भी अल्लाह ने उनको बहुत सारी दौलत दी है, पैसा दिया है, अगर वो भत्ते में दे सकते हैं पैसे तो उन्हें इसका रेगुलर सिस्टम बनाना चाहिए, ताकि इस तरह के सफेद पोश जो लोग हैं, जो सफेद पोश लोग हैं बेचारे, जिनकी औरतों को सड़कों पे आगे इस तरीके से उनके फुटेज ज्यादा डिस्टर्बिंग है। अगर आम हालात में आप देखते हैं आपको ना शायद ये फील हो, तो मैं तो उनका सोशो इकोनॉमिक उनकी कंडीशन देख के मुझे वो आ रहा है कि हालात यहाँ तक लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए जो अफराद इस तरह लोगों में राशन तकसीम करते हैं, एक लाइन में लगा करे, बिल्कुल मैनेजेबल तरीके से लोगों में करना चाहिए। ठीक है। दूसरी शाजिया एक और बात भी है, एक और शाजिया इसके साथ है
इसी का और देखें कि हमारा एज ए कौम के तौर पर हमें कहीं पे सिखाया ही नहीं जाता। आप अपना करिकुलम उठा के देख लें, आपको स्कूल उठा के देखें, कॉलेज यूनिवर्सिटी, कभी मैंने नहीं सुना इन अपने 16 साल की अपनी एजुकेशन बेसिक मैनर्स मैंने बैठ जाके जरूर सीखे हैं। मुझे पाकिस्तान में किसी भी स्कूल में करिकुलम में किताब में नहीं सिखाया गया कि आपने लाइन में खड़े होना नहीं होना, लोगों को रास्ता कैसे देना है, पोलाइट साहब सबक ऊपर भी तो नहीं, ऊपर भी यही दापी है। देखे ना जहाँ पे अभी आए हैं ये हमारे तौकीर सादिक साहब, उनके एक लेटर भी मुझे उनके भाई का कल मिला, उन्होंने जो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स में भेजा। जैसे अगर आप ऊपर से ऐसे खेल करेंगे तो, और मैं आपको एक बात और ऐड कर दूं यहाँ पे कि मैं अभी फिगर तो यहाँ सही मिलते नहीं है। एक फिगर मैंने देखा था कि जो यहाँ पे इन्फ्लेशन है रोजाना 10,000 लोग और गुर्बत की लकीर से नीचे गिर जाते हैं, कम अज कम। इससे ज्यादा बताया गया है, मगर मैं कंजर्वेटिव वो आपकी बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि मिडिल क्लास के लोग भी अब एक कॉलर है मीरपुर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुजारिश ये है कि ये रोजाना ये कराची के वाकयात और दूसरे जो है हमारे सामने हैं, तो इसमें ये तो सुना जा रहा है कि थाने का कल्चर बदल देंगे पुलिस का, लेकिन गुजारिश ये है, 1 मिनट आप मुझे सुनेंगे कि ये सच्ची बात ये है कि महकमा पुलिस बहुत अच्छा है लेकिन उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। मैं तो ये कहूँगा कि ये 65 साल से सियासी कैदी हैं बेचारे, अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर सकते। तो कम अज कम अगर इनको, मेरी तजवीज़ ये है कि अगर हमें पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तानी कौम को बचाना है, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि इस महकमा पुलिस को GHQ में सेंट्रलाइज कर दिया जाए और इनको उनके ताबे करके सियासी कैद से इनको आज़ाद कराया जाए ताकि आज़ादी से ये पुलिस अपनी परफॉर्मेंस। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्लासेस साहब, बात ये समझ में आती है कि जो पुलिस है इसमें सियासी मदाखलत को खत्म किया जाए, क्या कहेंगे आप? इसमें इनकी बात में बहुत बड़ा वजन, इस पे तो कोई मेरे ख्याल बेवकूफ़ी होगा जो इस पे बहस करेगा कि नहीं कि आप इनको पॉलिटिशियंस के नीचे दे रहे हैं। और कराची का मसला बाकी ये सही कह रहे हैं, ये पोलिटिसाइज मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला हो चुका है। आप ये देख रहे हैं जब आप बेनज़ीर भुट्टो के दौर में आपने कराची को ये पोलिटिसाइज नहीं किया, कुछ लोगों को पावर्स दी, उन्होंने डिलीवर करके दिया। उसके बाद आपने क्या किया, वो जो 30-40 वो SHO से इंस्पेक्टर थे जिन्होंने डट के कराची के क्राइम का मुकाबला किया था, उनको पिछले दौर में एक एक करके वहां पे चुन चुन कर मारा गया, टारगेटेड उनकी किलिंग की गई और आपकी रियासत उनको बचाने के लिए तैयार नहीं थी। लिहाजा आज कोई भी पुलिस वाला अपनी जान का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि वहां पे पुलिस की प्रॉपर ट्रेनिंग, मोटिवेशन की जरूरत है। ट्रेनिंग के साथ साथ मोटिवेशन बड़ी जरूरत है। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी थोड़ा सा उभारने की जरूरत है। एक सिपाही लड़ेगा उस वक्त जब उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, उसके अंदर मोटिवेशन होगी, ट्रेनिंग होगी। मास बेचारा जान देने से आप उसकी जान ले सकते हैं, उसके जरिए आपको रिजल्ट नहीं ले सकते आप। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लासा साहब, एबटाबाद कमीशन ने जिम्मेदारों का तयन कर दिया। एबटाबाद कमीशन कहता है कार्रवाई करना हुकूमत का काम है। अस्करी, सियासी और खुफिया लीडरशिप से कहा गया है कि कौम से माफी मांगे। क्लासेस साहब, इस बात को जरा आवाम को बता दें, लोगों को बता दें, माफी किस चीज की, बेखबर रहने की या अगर सब कुछ जानते हुए भी कोई एक्शन ना करने की? हम समझते थे और हमारे कॉलर भी अभी मीरपुर से ये बात कह रहे थे कि शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो हमसे ज़्यादा समझदार है या हमारी सीक्रेट एजेंसीज हैं, क्योंकि इनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, इनके पास ट्रेनिंग ज़्यादा है, बजट ज़्यादा है, ज़्यादा डिसिप्लिन है, जिसकी वो बात कर रहे थे कि पुलिस को भी उनको नीचे दे दें। ये कमीशन की रिपोर्ट के कुछ कंटेंट्स हमारे सामने हैं, ये उससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है इस मुल्क में क्या हो रहा है, कैसे। और जिस तरह का उन्होंने बताया है कि कितना अरसा ये उसामा बिन लादेन साहब पाकिस्तान में एक फ्री जी उसमें राइड पे थे, कभी सवाद जा रहे हैं। अब आपको समझ आ रही होगी कि पाकिस्तान के साथ जो मसाइल हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा आता है वहां पे और मोस्ट वांटेड आदमी अपनी फैमिली के साथ फिर रहा है और पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं है। और फिर हम बैठ के बातें करते हैं, हमारे ऊपर ड्रोन अटैक हो रहे हैं, हमारी सॉवरेनिटी हाल्ट हो रही है। जब उसामा बिन लादेन साहब जो हैं वो पूरे मुल्क में ये आके दौरे करते फिर रहे हैं, 9/11 के जो मास्टर माइंड हैं उनके साथ सवात में मुलाकातें हो रही हैं बड़े वहाँ पे एक उनके आप कैसे आरामदेह एनवायरनमेंट में, फिर हम कहते हैं ये दुनिया हमारे ऊपर हमलावर होती है, हमारी खुद मुख्तारी हाल्ट हो रही है। ये वो बेसिक इश्यूज हैं जो रिमाइंडर है, जो मैं समझता हूँ हमारी स्टैब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़े बिग फेलियर है, हमारी सीक्रेट एजेंसी के लिए बहुत बड़ी बिग फेलियर है। मेरा एक रिव्यू है साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। देखें, बात सुने, हम उसामा बिन लादेन की तब मुखालफत कर रहे थे जब वो अमेरिका की इमाम पे छोटे बच्चों के कोएड स्कूल उड़ा रहा था अफगानिस्तान में। मैं आई एम ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट। हम तो तभी बात यह कि जब अमेरिका उसामा बिन लादेन को एसेट समझे तो ठीक, और मुबैना तौर पे अगर कोई और रियासत का एक हिस्सा, जिस तरह रिपोर्ट में भी इशारा किया गया और उन्हें रोग एलिमेंट कहा गया, वो उसे एसेट समझे तो गलत। बुनियाद इन्होंने रखी, 35,000 लोगों को तैयार किया कोल्ड वॉर में, और अब हमारे जो सफारत खाने थे वो खोल दिए गए, वीजे लगे इनको यहां भेज दिया। अच्छा, अब वो बना लें एसेट तो हमारे लिए भी एसेट, उनके लिए वो मुजरिम तो हमारे लिए भी मुजरिम।
चीजें ऐसे स्विच ऑफ नहीं होते। तो मैं समझता हूँ बुनियाद को हम भूल जाते हैं कि जो उसामा बिन लादेन को तोरा बोरा से भगाया इन्होंने था, इन्होंने अमेरिकन ने, ये उनकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है, वो मैंने किताब भी कोट की है। तो अब ये है कि मेरे ख्याल में ये गलत किया इन्होंने, शुरू से गलत था और दोनों ने गलत किया है। अमेरिका ने जो हमारा, और बुनियादी जिम्मेदारी अमेरिका की, एक बड़ा मुल्क होते हुए उसने हमारी आर्म ट्विस्ट की और आज ये जंग हम पे मुसलत करके इस मुल्क में अब धमाके उगते हैं, गंदम नहीं उगती। तो मेरे ख्याल में इसको भी हम ज़हन में रखें। कैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है और इस पे तो कोई बहस भी नहीं है कि अमेरिका ने खुद ही ये पहले मुजाहिदीन पैदा किए, फिर उनको दहशतगर्द बनाया। लेकिन बात आपने बड़ी जो इंपॉर्टेंट की है ना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, जो आपने कहा कि उसामा बिन लादेन साहब जो हैं ये उनके लिए अमेरिकन के लिए भी या एसेट थे, जब उन्होंने इस्तेमाल करके फेंक दिया, हमने अपना एसेट बना दिया। अंदाजा करें सवात में ये उस वक्त रह रहे थे जब वहाँ पे बम्बिंग हो रही थी, जहाँ पे स्कूल उड़ाए जा रहे थे, सब कुछ। अब ये बच्चों को, औरतों को वहाँ पे आपने ये जिस तरह का कैद रखा हुआ था, ये वो माइंड सेट है कि हम पूरी दुनिया को फिक्र कर, ये पूरी दुनिया की फिक्र हमें लगी हुई है, हमने फतवात करनी है, झंडे गाड़ने। और अभी जो फुटेज आपने दिखाया कराची के हवाले से, इसको कोई सीरियस नहीं लेगा। उसामा बिन लादेन का इशू जो है इतना मच डीपर है और सबसे बड़ी फेलियर मैं कहूँगा पॉलिटिशियंस की है। इनको अपने ऊपर ब्लेम लेना चाहिए क्योंकि करप्ट हैं, इन्होंने करप्शन की है, इनके अंदर कोई अगर इंटेग्रिटी का लेवल नहीं है, या जितने बड़े पैमाने का ये पाकिस्तानी स्टेट की और हमारे इंस्टीट्यूशन की फेलियर थी, इस पे बहुत सारे हेड्स को रोल करना चाहिए था, इनको एक्शन लेने चाहिए थे। लेकिन इन्होंने बैठ के मुबारकबादें दी, इन्होंने ये बैठ के एक दूसरे के साथ एक वो कहते हनीमून टाइप पीरियड गुजारा, एक भी किसी को सजा नहीं दी कि। और आज में अखबारात में हम वहाँ ये चाइना में थे जब स्टोरी डेवलप हो रही थी कि वहां पे उन्होंने अपने वजीर रेलवे को फांसी की सजा दे दी है। हाँ, तो उस पे इल्जाम था कि उसने कुछ रेलवे के उस पे किए। और आपके प्रोग्राम में अगले में आप पोर्शन में जाके बताऊंगा कि चाइना को मैं समझता था शायद मोस्टली वहां पे करप्शन ज्यादा होती है, करप्ट लोग ज्यादा हैं। मेरा व्यू बिल्कुल 180 दर्जे पे बदला कि करप्ट कौम में इस तरह तरक्की नहीं कर सकती। हमारे जैसे लोग जो हैं जो उनको करप्ट करते हैं, मतलब पाकिस्तान में अगर चाइनीज करप्शन की बात होती है, मैं समझता हूँ 70% हमारा पॉलिटिशियन है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है जो उनके साथ मिलकर करप्शन करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तरक्की वहां पे ऐसे नहीं हो सकती। इसलिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। आपने क्या काम किया है कि आपने ना सिविलियन के खिलाफ कोई कार्रवाई की है कभी इनकी फेलियर्स पे, ना कभी आपने एस्टेब्लिशमेंट पे बात की, ना सीक्रेट एजेंसीज पे। उसका नतीजा यह निकल चुका है कि पाकिस्तान अब बनाना रियासत बन के रहेगी, जिसका जो जी चाहता। उसामा बिन लादेन साहब आज बाजवड़ में हैं, आज वो नॉर्थ वजीरिस्तान में, आज सवात में घूम फिर रहे हैं, आज वो जाके कंपाउंड में ठहरे हैं। हाँ, मिनी में रहे नहीं घूमते। हमारी आप इसे नाकामी देखेंगे, किसी का हिसाब नहीं हो रहा, जो जिसका जी चाहते यहाँ पे कर लेते हैं। सही। क्लास्टर साहब, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो क्लास्टर साहब की एक बड़ी अहम खबर है कि 10 साल बाद हुकूमती पॉलिसी में जो शिफ्ट है इसके क्या नताइज निकलेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लासर साहब, आपकी खबरों की तरफ आते हैं। 10-12 साल बाद हुकूमती पॉलिसी में जो शिफ्ट आ रही है, आप क्या समझते हैं, क्या नताइज निकलेंगे इसके? जी शाहजहा, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी एक मेजर डेवलपमेंट है पाकिस्तान में। शायद इसको, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी खबरें आ रही होती हैं, ब्रेक हो रही होती हैं, तो मीडिया ने शायद इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी। जो मियां नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे बात की है परसों, वहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया से 4 रोज़ा जब ये दौरा था, पहला हमारा फॉर्मल उनसे इंट्रोडक्शन हुआ है, तो उस पर उनसे एक सवाल किया गया। अगरचे कुछ उस वक्त दोस्तों का ख्याल था कि ये सवाल बनता नहीं है, जिसने सवाल किया उसने, तो उससे बाद में ये सहाफ़ी कहने लगे, बट तो मैंने डिफेंड किया उसको, रिपोर्टर को भी। तो उनका ये कहना था कि आप यहाँ चाइना की सरजमीन पर बैठे हुए, तो नवाज शरीफ साहब से ड्रोन की बात कर रहे हैं, तो आप क्यों कर रहे हैं? तो सवाल उनका ये था जी कि अगर सवाल की फॉर्मेशन ऐसी थी जिससे शायद हमारे दोस्तों को एतराज़ हुआ हो, जो सहाफ़ी थे वहाँ पे, उनका ये कहना था, जो जिसने पूछा कि जी आप यहाँ पे आए हैं, चाइना में आए हैं, चाइना से आपकी बातचीत हुई, तो क्या चाइनीज़ हुकाम से कोई आपने पाकिस्तान में ड्रोन हमले रुकवाने के हवाले से कोई सपोर्ट देखी है, या आपने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो अमेरिकन से बात करें? क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में बहुत बड़ा पॉपुलर ये सवाल बनता है, ये ड्रोन हमले बंद करवाएं, ड्रोन हमले रोके। अभी इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि जी दोबारा से एक नए सिरे से फिर उनकी एक पॉलिसी शिफ्ट हमारे सामने आ रही है। तो नवाज शरीफ साहब ने इस पर बड़ा सिग्निफिकेंट एक वन लाइनर उन्होंने कमेंट किया, जो मैं समझता हूँ, जो इसको फॉलो करते हैं हम सारे इसको, कि ये बहुत बड़ी मेजर चेंज है। उन्होंने कहा जी कि वो तो ठीक है कि हम यहाँ चाइना के पास आए थे, चाइना से हम क्या इनसे हम बात करते हैं, हम तो अपनी इकॉनमी पर ज़्यादा कंसर्न थे और फोकस कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब ने कहा। लेकिन उन्होंने कहा जी कि ड्रोन हमलों के हवाले से हमें अपनी मदद आप करना पड़ेगी। अच्छा। ये वो वन लाइनर है। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी मीडिया को इस पर फोकस करने की ज़रूरत थी और है भी सही, डिबेट करने की मियाँ साहब का इससे क्या मुराद है। तो बाद में हमारे कुछ मियाँ साहब के जो करीबी क्वार्टर्स हैं उनसे भी इस पर बातचीत हुई।
जो हमारी इंटरप्रिटेशन है जिसको उन्होंने वो आके उन्होंने रिफ्यूज़ नहीं किया कि मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि जब हम बात करते हैं कि अमेरिकन पाकिस्तान में ड्रोन हमले कर रहे हैं और 10 साल से एक ही पॉलिसी जनाब मुशर्रफ के दौर से चल रही है, 2004 के बाद जब ये सिलसिला शुरू हुआ कि जी आप हमले बंद करें और इसकी मजम्मत करें, सिविलियन मारे जा रहे हैं, रिएक्शन आ रहा है, आप ड्रोन मारते हैं, उसमें बच्चे मारे जाते हैं, औरतें, वो इंतकाम लेने के लिए पाकिस्तान पर हमले करते हैं। ये नवाज शरीफ साहब की बड़ी पॉजिटिव इसमें चेंज है जो मुझे नजर है। वो कहते हैं ठीक है अमेरिकन से हम हमले रुकवाने की बात करेंगे, कोशिशें भी करेंगे, लेकिन पहले ये हमें देखनी होगी जो बात हम अपने शो में कई दफा कर चुके हैं कि वो काजेज कौन सी हैं जिनके ये इफेक्ट आ रहे हैं, वो कंसिक्वेंसेज आगे इसलिए पैदा हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे हमारे साथ प्रॉब्लम है। ये वो पहली दफा कोई मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कोई चीफ एग्जीक्यूटिव इस बात को अप्रिशिएट कर रहा है कि हमें अमेरिकन से भी बात करते रहना चाहिए, उनकी मजम्मत जारी रखनी चाहिए, लेकिन हमें देखना चाहिए कि वो कौन से इलाके हैं और कौन लोग हैं जिन पे अटैक किए जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान को पहले उन इलाकों को क्लेम करना चाहिए? हम कहते हैं हमारी खुद मुख्तारी हालत हो रही, पहले खुद मुख्तारी वापस लें। वहां पे जो दहशतगर्द हैं सो कार्ड जिनके पीछे अमेरिकन अटैक कर रहे हैं उनको भी मेरा ख्याल है निकालने की और उनके खिलाफ भी एक्शन लेने की जरूरत है। सो जो मियाँ साहब की पहली पॉलिसी बयान आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, वो ये है कि हमें अपना घर साफ करना चाहिए, पहले अपने हाउस को क्लीन करना चाहिए, उसके बाद हमले भी रुकेंगे, हम अमेरिकन को कह भी सकते हैं। सो ये मैं समझता हूँ मैं भी एक कमेंट करना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी पॉजिटिव बात की है मियाँ साहब ने, ये मगर इसे थोड़ा फैला के देखते हैं। सिर्फ ड्रोन का ही हमें घर नहीं देखना पड़ेगा, हमें अपने तमाम मसाइल और मैशत को भी घर देखना पड़ेगा। IMF और चीन हमारी मैशत ठीक नहीं कर पाएगा हम, क्योंकि मसला यहां पर है, मसला यहां पर है, यहां हर किस्म की दौलत है, यहां हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं। टेक्नोलॉजिकली ये देख लीजिए, पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का सबसे एडवांस मुल्क है, 7 मुल्कों में आता है जिसके पास एटम बम है। अगर ये कोई बड़ा एजाज की बात है तो कुछ लोग समझते भी हैं यकीनन। तो अब ये कि सारे मसलों का हल यहां पे है। वो जो बाहर वाले आएंगे हजूर, वो तो अपनी दिहाड़ी लगाने आएंगे, चाहे वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पे आए, चाहे हमें लोन देने के नाम पे आए। अब यही देख लें कि आपका सबसे बड़ा एक हेड जो है 1150 अरब रुपया आप सूद पे दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इस पॉलिसी को नवाज शरीफ साहब फैला देंगे तो वो अपने, लेकिन जबरदस्ती काजी साहब कोई लोन देने नहीं आता, आपको जरूरत होती है तो कोई जबरदस्ती आते हैं। जबरदस्ती मैं आपको बताऊं, आपको लोन चाहिए तो ही आपको लोन कोई देने आता है। आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में इन्वेस्टर आए। अच्छा अभी बात कर लेते हैं ना, इन्हीं की बात कर लेते हैं हम। अगर हम ये वार ऑन टेरर ना करते तो ज़िया हक को लोन ना लेना पड़ता, हमें जंगी असला और लोन ना लेना पड़ता। अगर हमने अपनी पॉलिसी जो है जहां के अफगानिस्तान के इनकलाब को बर्बाद करने के लिए ना बनाई होती, वहां हमारा क्या रखा था? पहले लोन जो आपने लेने शुरू किए वो आपने जंगी लोन थे आपके, और आप जो इंडिया पे ये लोन लेते रहे, आप जंग के लिए लोन लेते रहे। तो अगर रूलिंग क्लास का एक टाइनी हिस्सा जो अमेरिका ने यहां इंपोज करवाया है, जिसपे अभी मुर्सी वाली भी बात करेंगे, वो लोन लेते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान, अब जियाउल हक इलेक्टेड थे जब वो लोन ले रहे थे, पहली दफा लोन लेने का आप क्लासरा साहब स्टोरी दे चुके हैं कि वह उस वक्त शुरू हुआ था, हमें लोन की जरूरत थी उस वक्त। जी क्लासरा साहब, ये शाहजहां ने जो शाहजहां ने बात की, काजी साहब, ये बड़ी सीरियस बात है, इस पर बात करने की जरूरत है। एक तरफ हम कहते हैं हमारे यहाँ जॉबलेसनेस खत्म हो रही है, हमारे पास अपने लोगों को जॉब देने के वो नहीं है, आपकी पॉपुलेशन इतनी खौफनाक हद तक बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ बात ही कोई नहीं होती। वजीर पॉपुलेशन छोड़ें, आपको पॉपुलेशन के महकमे खत्म हो गए। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूं कि जब इन्वेस्टर आता है कितना बड़ा फायदा होता है। हमारे यहाँ एक मॉल बना है बहुत बड़ा, यहाँ पे एक फॉरेन इन्वेस्टर ने आके इन्वेस्टमेंट की, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, उसके वो अब बात हो रही थी मैनेजर से, उस दिन मैं गया तो बाई चांस मुलाकात होगी, पहचान के उनसे गपशप हुई। उसने कहा यहाँ 3000 लोगों को नौकरियां मिली हैं, एक माल खुलने से 3000 एजुकेटेड पर्सन, कम से कम फिगर बता रहा हूँ, और मजीद अभी उसने डेवलप होना है, डेवलप होने के बाद कितने ये लोगों को, इससे देख ले आपको, मुझे बड़ा आसान लगता है। यहाँ पे एक आपने बात की ना कि दिहाड़े लगा रहे हैं, ये दुनिया दिहाड़ी पे चलती है, मतलब दैट्स ऑल अबाउट दिहाड़ी, लेकिन उसको पॉजिटिव तरीके से यकीनन लेके जाएंगे। दिहाड़ी नेगेटिव साइड पे लग रही है। मेरा सवाल है, मेरा एक और सवाल है, मेरा सवाल ये कि ये जिन इदारों से ये तशरीफ लाए हैं हमें पैसे देने के लिए, ये अपनी बेरोजगारी तो खत्म कर लें। यूरोप में इस वक्त जर्मनी सबसे एडवांस मुल्क है, वहां 9% है, दूसरी तरफ जाएं 64% बेरोजगारी है यूथ में। अमेरिका में जो बेरोजगारी है बढ़ रही, ये अपनी ठीक नहीं कर सकते, हमारी क्या ठीक करेंगे? बात यह सर, ये आपके वसाइल लूटने के लिए आते हैं, ये पूरी दुनिया में ये हुआ है कि ये आपके मिनरल लूटने के लिए आते हैं, और ये आपको जिस तरह वो इकोनॉमिक हिटमैन वाली बात है कि ये आपको टारगेट करने के लिए आते हैं और आपसे कानून बदलवाते हैं, और फिर एक करप्ट रूलिंग क्लास चाहिए होती है जिससे वो सारे कानून बनवाएं अंदर आने के लिए। काजी साहब, ये बड़ी मजे की बात है, अभी हमने एबटाबाद कमीशन की बात की है। हाँ। हमने दहशतगर्दों के लिए बॉर्डर खोल दिए हैं कि आए तशरीफ लें, हमारे पास रहें।
हम जो इकोनॉमिक इन्वेस्टर है, जो आता है पैसा लगाता है, कुछ लोगों को नौकरियां देता है, हम उसके लिए बंद कर दें। हमारे दरवाजे आप पे क्लोज है, दहशतगर्द पाकिस्तान में आ सकते हैं, उनको कोई नहीं पूछेगा, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, कोई वीजा नहीं चाहिए, प्लीज तशरीफ लाएं, मुल्क में जहां फिरे, मुलाकातें करें, बम मारें, लोग मारें, यू आर फ्री टू डू दैट। अगर आपने दरवाजे खोले थे ना आईपीपीज के दरवाजे खोले थे ना आपने, पूरी रियासत को ड्रैग करके नीचे लेके जा रहे हैं। आपको अगर बाहर से इन्वेस्टर आता है तो फिर एवो मोरालेस की तरह मुआहदे करें जो उसने रीडू किए थे। आप दरवाजे खोलते हैं, थोड़ा सा कमीशन अंदर किया और बाकी मुल्क के वसाइल को कहा ले जाओ भाई, जो मर्जी ले जाओ। तो मेरे ख्याल में ये ना करें। आपके यहाँ इन्वेस्टर ही आपके यहाँ वो लेके टेक्नोलॉजी लेके आएगा, नई चीजें लेके आएगा, नई इंटरवेंशन। हम तो हमारे बारे में तो कहा जाता है सुई तक नहीं बना सकते। अगर हम ये काम नहीं करेंगे, बाहर से टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, नई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, नॉलेज नहीं आएगा, नई इंटरवेंशन नहीं आएगी, हमारी लेबर जो है बिल्कुल उनको करना पड़ेगा। एक रूस ने लगा के दी थी हमें मिल और एक टेक्सला हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स। बाकी ये पैसे दे के आते हैं साहूकार और सूद लेने आ जाते हैं। यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रियलाइजेशन है? अयूब खान के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं हुई। यहाँ पे इंडस्ट्री लग भी जाए तो चलाता कौन है सब यहाँ पे? नहीं, वो इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसे देते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ अमेरिका से, जावेद। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम, बोलिए। जी थैंक यू वेरी मच। मुझे 15 मिनट हो गया, मैंने होल्ड पे उन्होंने डाला हुआ। अगर नहीं बात सुनी तो फोन नंबर जी जी बोलिए बोलिए। क्या हुआ? बंद करके जी बिल्कुल, कॉलर नाराजगी का इजहार कर रहे थे कि 15 मिनट हो रहे हैं, एहतजाजन उन्होंने फोन बंद कर दिया। माफी चाहते हैं, लेकिन डिस्कशन ही हो रही थी, हमने फिर भी कोशिश की आपसे बात करने की। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शादी एक तो बड़ी अच्छी बात की हमारे वजीर खजाना इसहाक डार साहब, कल वो PPAF के फंक्शन में थे। एक पावर्टी माइक्रो फाइनेंस की समिट हो रही थी जिसमें उन्होंने कहा जी हमारी गुर्बत हमारा पहला मसला है। ऐसे बड़ी अच्छी बात है और हम इस पर अप्रिशिएट भी करते हैं। मगर ये जो माइक्रो फाइनेंस का इशू है, इस पर उन्होंने कहा जी माइक्रो फाइनेंस ने बड़ा काम किया है और इस हवाले से बड़े सवालात हैं। फिर इसमें हम ये भी देख लें कि बड़ा नाम होता था, एक मोहम्मद यूनुस साहब होते थे ग्रामीण बैंक वाले, जिन्हें बड़ा मॉडल समझा जाता था और बाद में बांग्लादेश में खासा अनसेरेमोनियल एग्जिट उनका करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। सवाल ये है कि ये जो और PPAF और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इनका नाम उस दिन पढ़ रहा था कि जिन्होंने ऑडिट करवाने से इनकार किया था, उनमें से ये भी शामिल है। बहरहाल वो एक कानूनी वो तो अदालत बताएगी। मगर मसला ये है कि ये जो फंडिंग हुई है, क्या कोई हम तहकीक कर सकते हैं कि ये जो आगे माइक्रो फाइनेंस दिया गया उसका क्या इफेक्ट आया है? मिसाल के तौर पे मैंने जो देखा है और जो मुझे बताया गया है और जो सामने तजर्बे में आया है कि यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट था, जो गरीब आदमी को पैसे दिए गए, वो और उसमें बड़ी फंडिंग आई। कई तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और माइक्रो फाइनेंस बैंक बने, 16-17 अरब का उनका पोर्टफोलियो था। लेकिन क्या डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले हैं? पॉवर्टी तो बढ़ रही है, कम तो हुई नहीं। और फिर उसमें जो है जी रेड जोन बन गए कि जी यहाँ पे बंदा पैसे ले। अब जब आप 18-20% इससे भी ज्यादा सूद लेना शुरू कर देंगे एक आम आदमी को, 5, 10, 15 हज़ार या 50 जितने भी आप देते हैं, तो वो कहां से वो पे करेगा? तो पहले मेरे ख्याल में, और मैं साथ यहाँ पे इस हवाले से ये तो इसहाक डार की स्टेटमेंट थी ना, जिसमें उन्होंने कहा कि जी बड़ा अच्छा काम करें, मगर उनसे इत्तफाक नहीं करते उनके अपने एक फेडरल मिनिस्टर जनाब अब्दुल कादिर बलोच साहब, जो ये बात उन्होंने एक बॉडी के सामने की है सेनेट में। वो कहते हैं देयर इज एब्सोल्युटली कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द सोशल सेक्टर। ये कादिर बलोच कह रहे हैं। The amount of dirty money that the non-governmental organizations, both international and local, and the humanitarian agencies make is unparalleled as compared to any other field। मतलब इसका ये आसान और सलीस उर्दू में कि ये जो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमैनिटेरियन जो इमदाद के नाम पे पैसे ले रही हैं, जो जितनी डर्टी मनी इनमें है, ये मैं फिर कह दूँ, ये कादिर बलोच साहब फेडरल मिनिस्टर हैं बराए फ्रंटियर रीजन्स और क्या दीगर एक आध और भी उनके पास पोर्टफोलियो है, तो वो ये कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको भी, क्योंकि गुर्बत मिटाना मुस्लिम लीग नून के बुनियादी मंशूर में शामिल था, तो जहाँ भी वो जाएं, जो भी वो बात करें, उससे हम बड़ा मीनिंगफुल लेते हैं और हम समझते हैं कि दे आर वेरी सीरियस टू अपरूट पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री। तो फिर उन्हें ये तहकीक भी करा लेनी चाहिए कि ये जो इदारे बने थे, इसमें इन्होंने किसको फंडिंग दी, ये लेट नाइट रिकवरीज क्या थी, ये पुलिस के छापे पड़ते रहे, तो और कहीं अच्छा काम भी हुआ होगा वो भी हमें बताएं।
वो भी हम सामने लाना चाहते हैं, मगर हमें बड़ा ढूंढने के बावजूद नहीं मिला अच्छा काम। तो एडी साहब का हमें अच्छा काम मिला, या इससे पहले जो कराची में कुछ NGOs थी उनका हमें अच्छा काम नजर आया। तो ये भी मेरे ख्याल में हमें कॉलर है सऊदी अरब से मालिक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं अब्दुल मालिक बात कर रहा हूँ। काजी साहब से मेरा ये सवाल भी समझ लें कि काजी साहब थे कि वज़ीर खजाना साहब कह रहे थे कि रमजान के महीने में 2 घंटे तरावी के टाइम बिजली नहीं जाएगी, और वज़ीर इस्लाम कह रहे थे कि सहरी और इफ्तारी में बिजली नहीं जाएगी, और वज़ीर बिजली कह रहे थे कि रमजान के पूरा महीने में बिजली नहीं जाएगी। तो मेरा काजी साहब से ये सवाल है कि क्यों ना हम पूरे रमजान पूरे साल के ही रोजे रख लें ताकि पूरे साल में बिजली नहीं जाए। सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। पूरे साल के रोजे रख लें काजी साहब। ये नहीं इस तरह मतलब है वो ना रखवाएं हमें साल के, वैसे भी इतने फर्ज नहीं है वैसे ही बिजली की जो लोड शेडिंग कम करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्लासेस साहब। 82 जी जी थोड़ा सा जो काजी साहब ने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कुछ मुझे इसका भी थोड़ा सा मुझे भी इसके हल्के कोई इसके से रिलेटेड कोई फैक्ट्स एंड फिगर हैं। ये काजी साहब ठीक है, अरबों रुपए के पॉवर्टी एलिवेशन फंड को पैसे दिए जाते हैं और ये कहते हैं हम ऑडिट कराने को तैयार नहीं। जरा इनके नखरे देखें जरा, अभी भी बजट में डॉक्यूमेंट्स में अरबों रुपए इनको दिए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि रियासत का टैक्स पेयर का पैसा 1 रुपया भी किसी इदारे को जाएगा, इंडिविजुअल को जाएगा, उसको आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। ये नया ट्रेंड आ गया कि आप जा तो रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के नाम, इसलिए पॉवर्टी एलिवेशन फंड क्यों बनाया गया था? कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने बनाया था, इकोनॉमिक उसमें एडवाइजर थे, और इस मकसद के साथ बनाया गया था कि हुकूमत क्योंकि करप्ट होती है, ये सरकारी अफसरान जो है मनी को वो करते हैं, उस एम्बेजल करते हैं, फ्रॉड करते हैं। हम ऐसा एक इसके पैरेलल एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करते हैं जो ट्रांसपेरेंट होगा, ईमानदार होगा और बड़े अच्छे तरीके से लोगों को जाके उस पर ये ग्रास रूट लेवल पे पैसे भी देगा और बेहतर करेगा। अब ये पता ये चल रहा है इनकी बात से काजी साहब की कि वो ऑडिट कराने को तैयार नहीं, कि वो जो इदारा बड़ा वो बनता है गरीबों की गुर्बत के लिए, वो भी सरकार का सबसे बड़ा सफेद हाथी बन रहा है, उन पे अरबों रुपए ले रहे हैं। अगर आप अच्छे हैं, ट्रांसपेरेंट है, तो ऑडिट कराने से क्या आपको मेरे ख्याल में इनकी फॉरेन फंडिंग ज्यादा होती है शायद, फॉरेन ये इनका पॉइंट नहीं काजी साहब नहीं, मैं इसको थोड़ा सा बता दूं, मैं इस पर थोड़ा सा काम किया हुआ है, बल्कि इसमें बहुत बड़े जो अहम लोग हैं, इस पर किसी में डिटेल भी ले आऊंगा। एक बहुत बड़ा एक और यहाँ पे एक और इंस्टीट्यूशन है, किसी वक्त मैं उसकी भी डिटेल दूंगा, जिसके खिलाफ डॉक्टर हफीज शेख ने इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में बाकायदा इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किए थे, वो डंप हो गई। उन्होंने कहा हमें बताएं तो सही, आप सरकार से हजारों लाखों अरबों रुपए ले रहे हैं, उसका आउटकम क्या हो रहा है? उनके जो नुमाइंदे थे वो कुछ बताने में नाकाम रहे थे। प्लस इन ब्यूरोक्रेट्स पे ये इल्जाम लगता है, इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को देखे, रिटायर ब्यूरोक्रेट्स गाड़ियां ली हुई हैं, उन्होंने पक्ष लिए हुए हैं, प्रिविलेजेस लिए हुए हैं। ये एक और तरह का उसमें स्कैंडल है जिसपे प्रोब करने की जरूरत है कि रियासत से पैसे लेते हैं, आप फॉरेन फंडिंग, बस फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं। एक गैर मुल्की एक रियासत ने पाकिस्तान हुकूमत को देने थे, उन लोन दिया, लोन के अगेंस्ट जो पाकिस्तान ने उनको लोन वापस करना था, उस रियासत ने कहा ये लोन जो है आप उसको दे दें, आप पॉवर्टी एलिवेशन को दे दें हमारे ब्याह पे। सो पैसा जो आ रहा है वो ठीक है, फॉरेन फंडिंग भी हो रही है, लेकिन बहुत सारा चंक अभी बजट डॉक्यूमेंट में इनको भी मिलने हैं। आगे जिस गरीब लोगों को ये सूद पे पैसे दे रहे हैं वो एक और कहानी है, और इनको मेरा ख्याल में हम और तहकीक करेंगे, क्योंकि मुझे ये जो सूद जो है पता नहीं कितने % चला जाता है, उस पर भी बात करेंगे। और बहुत लोगों को लूटा है, बहुत सारे लोग इससे लूटे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और पर्टिकुलर जो गरीब क्लास है, आपकी औरतें हैं, आपका किसान है, मजदूर है, जहां पे इन्होंने किए उस इंटरवेंशन का इंपैक्ट आपको नजर नहीं आ रहा है। जैसे बांग्लादेश में आपने अभी बात की, यूनिस का इंपैक्ट नजर आया था, इसको जो हमने 20 साल से बना के रखा हो, इसका इंपैक्ट किधर है जिसकी बात आप कर रहे हैं? इंपैक्ट नहीं है, अरबों रुपए आपने दे दिए। इस पे हफीज शेख ने बकायदा इस पे आके ऑर्डर्स किए थे, एक और थी, ये तो नहीं थी, मतलब पॉवर्टी एलिवेशन वाले नहीं थे, एक बहुत बड़ा नाम है यहाँ पे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन हुकूमत से पैसे लेती रही है, उसके खिलाफ तहकीकात को डंप कर दिया गया था। इस पे बात करने की जरूरत है, कल इसको फर्दर लेकर चलेंगे अपने प्रोग्राम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लासेस साहब। 82 अरब की करप्शन के इल्जाम में मुलव्विस तौकीर सादिक आखिरकार पाकिस्तान आ गए हैं, क्या इम्प्लीकेशंस होंगी इसकी? और आज कहा जा रहा है कि नैब की जो एहतसाब अदालत है उनमें भी पेश किए जाने का इम्कान है, और कौन कौन से लोग इस लाइन में खड़े होंगे आगे? इसमें शायद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आज उनके भाई का मैं बयान भी पढ़ रहा था, तनवीर उनका तोकीर साहब हैं शायद, जी जी हाँ तनवीर सादिक साहब, उन्होंने कहा जी कि मेरे भाई, उन्होंने कहा मेरे भाई की जान को खतरा था। पहले तो मेरा ख्याल है हमें उनसे पूछना चाहिए कि माफिया मरवाना चाहता, कौन सा माफिया मरवाना चाहता था? ये सवालात नैब में, आई होप कि नैब के अफसरान जो हैं वो जब वो जाएंगे ना मनी सेटलमेंट करने, ये बहुत बड़ा मुर्गा फंस गया, हाथ लग गया। ये बता दो, नैब के हाथ में इतना बड़ा मुर्गा आज तक नहीं फंसा। इनका जो मैंने पहले भी बताया, सेटलमेंट प्ली बारगेन का कंसेप्ट जो है वो 25% पैसे ये खुद रख लेते हैं। सपोज अब 82 अरब रुपए का इल्जाम लग रहा है, 82 अरब में से अगर
हम मान लेते हैं बारगेनिंग के बाद 50,000 रुपए पे बात हो जाती है या 40,000 रुपए पे हो जाए 50-50 कि 50 आप खा गए तो 50 हमें दे दें। उसमें से 25% नायब रख लेगा। ये तो बहुत बड़ा मुर्गा फंस गया तुकीर सादे की शक्ल में नायब के पास। अब सरकारी अफसरान देखेंगे ऐसे इस पे बढ़ चढ़ के मीडिया को इस्तेमाल करेंगे, इन पे खबरें लगवाएंगे, इनको प्रेशराइज करवाएंगे कि हजूर बारगेन करें, जान छुड़वाएं। क्यों कि नायब की अपनी जेबें भरी जाएंगी। ये और इस कानून को मेरा ख्याल है खत्म करना चाहिए कि आप नायब के अफसरों को जो पैसे दिलवा रहे हैं उसका नुकसान ये हो रहा है, ये प्रोसिक्यूशन की तरफ नहीं जाते, इन्वेस्टिगेशन की तरफ नहीं जाते, हैरेसमेंट की तरफ जाते हैं, ये जेब में अपनी भरने के लिए। आपने एक और बात भी की थी कलादर साहब, आप कह रहे थे कुछ नाम और भी खुलेंगे, उन नामों के हवाले से कुछ जरा। एग्जैक्टली उसी पे मैं आ रहा हूं। मैं आपको जल्दी से क्विकली बता रहा हूं जो सबसे बड़ा इसमें मेरा ख्याल है, जो बातें आप ये खुलेंगी उनसे सवालों जवाब किए जाएंगे। आई होप कि ये तुकीर सादे का वर्जन जो हमारे पास आना चाहिए। अभी तक हमने तुकीर सादिक से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी बात हमारे सामने नहीं है कि वो क्या कहते हैं। एक वन साइडेड चीज है, डिस्कशन जो हम भी करते रहे, अदालत से भी आते रहे। मैं एज ए रिपोर्टर इंटरेस्टेड तुकीर सादिक क्या कहते हैं, उसमें 3-4 बातें हो सकती हैं। इसमें वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने अपॉइंटमेंट की थी। उसमें वज़ीर आज़म जो बाद में बने उनके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब, इन पर इल्जाम था, इन्होंने रिकमेंडेशन की थी। 3-4 कमेटी थी उसमें ब्यूरोक्रेट्स की जिनके सामने नाम पेश हुए थे, उन्होंने इंटरव्यूज किए थे। टॉप के ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत ऑनरेबल लोग हैं जिनकी मैं ज़ाती तौर पर बड़ी इज्जत करता हूँ। उनको कहा गया कि आप भी इसमें मुलज़म है कि आपने क्यों इनको रिकमेंड किया था। इसलिए एक चेन ऑफ कमांड है जिसमें वज़ीर आज़म से लेके उसमें फेडरल सेक्रेटरी तक कुछ लोग हैं, प्लस ये तो हुकूमत में ये बैठे हुए लोग हैं। अब जहांगीर बदर साहब इनके करीबी रिश्तेदार हैं। जहांगीर बदर पे इल्जाम लगा था, इन्होंने गवर्नर हाउस से मोटरवे के जरिए अपनी गाड़ी में फरार करा के लाए थे उनको तुकीर सादिक को इस्लामाबाद। इनके यहाँ पे ये पंजाब हाउस में कमरा था जहांगीर बदर का, उस पर छापा मारा गया था, इस पर छापा मारा गया था। आपके पंजाब हाउस इस्लामाबाद में ये जहांगीर बदर के कमरे पे छापा मारा था रात के 2 बजे नैब ने और लोकल पुलिस ने मिलकर तुकीर सादिक को इन्हें छुपा के रखा हुआ है। सो बहुत सारे प्लेयर्स जो हुकूमत में थे जिन पे इल्जाम आते हैं, बहुत सारे हुकूमत से बाहर बैठे हुए हैं। तो जिनके बारे में मेरा ख्याल जूं इनसे ये तफ्तीश होगी तो कुछ नए नाम सामने आना शुरू हो जाएंगे जो नहीं चाहते थे ये जो इतना बड़ा मुर्गा है ये हमारे हाथ चढ़े। लेकिन मैं नैब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, इतना बड़ा उनके पास शिकार आ गया है, उनके यहाँ शिकार आ गए, जितने चाहे खुल के पैसे लें, इससे निकलेगा कुछ नहीं, इससे निकलेगा कुछ नहीं, निकलेगा क्या? तुकीर सादे की जेब से निकल के, तुकीर सादे की जेब से निकल के नैब में जाएगा। इन्होंने नैब ने पाकिस्तान में करप्शन को फरोग दिया है। आपका प्ली बारगेन का कंसेप्ट बहुत बोगस है, ये प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, ट्रायल नहीं हुआ। साहब वो ये भी तो कहते हैं कि हमने पता नहीं कितने अरब जो हैं वो सरकार के खजाने में वापस भी दिए हैं, ये भी क्लेम करती है। वो आपने वैसे भी देने थे। नहीं, जब आपकी अदालत जो है ट्रायल के जरिए ऑर्डर करती है उनको, इनको इनको एविडेंसेस देने चाहिए थे, वापस करने थे, नहीं तो उनको सजाएं बढ़ाएं उनकी। आपका कहना ये है बारगेन करनी थी, अदालत के साथ करते हैं। मेरा मतलब ये बारगेन प्ली खत्म होनी चाहिए और बंदे को पकड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। इससे करप्शन बढ़ गई, आपकी करप्शन बढ़ गई है इससे प्ली बारगेन से, और नायब की जेब में पैसे जा रहे हैं मुसलसल। बिल्कुल का साहब, बिल्कुल एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी। मोहम्मद मुर्सी के हामियों पर कल फौज ने फायरिंग की है, जुल्म किया उन्होंने, बड़ा जुल्म किया उन्होंने। मगर मैं आपको जाते जाते बता दूं, एरिक मार्गलिस का कल मैं कमेंट पढ़ रहा था कि अमेरिका बहादुर पे लोग कह रहे हैं कि वो डेमोक्रेसी की नाजायज ताकत का इस्तेमाल किया है, कल नाजायज ताकत का इस्तेमाल किया। और अमेरिका क्यों डेमोक्रेसी के खिलाफ? भाई अमेरिका डेमोक्रेसी के हक में कब था? अब मसला ये है कि वारदात वहां क्या हो रही है। और ये वो ये भी लिखता है कि अमेरिका हमेशा छोटे डेवलपिंग कंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए वो फौज पे ही रिलाई करता है। इन दी अल्टीमेट एनालिसिस वो लीन फौज पे ही करता है और इसलिए उसने ये उनको पैसे भी देता रहा है। मगर सवाल ये है, इसमें तकलीफ दे ये बात है कि मुर्सी और के हामियों अखवान और मुस्लिमून और इस लड़ाई में ये बर्बाद करने की कोशिश होगी उस अवामी सरकशी को दबाने की खाक और खून में, ताकि वो जो समाजी इंसाफ, रोटी वो पीस चुप चाह रहे हैं लोग, वो ये और ये लड़ाई और नए खेल शुरू हो जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कायल साहब, क्लासा साहब, नाजरीन प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।